हेलो प्यारे लक्ष्यंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा है लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म वन, जो आपके टर्म वन में आने वाला है, उसका आखिरी चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड इसकी डीपीपी वन के बारे में आज बात करेंगे। इस डीपीपी के अंदर हम लोग कवर करेंगे बेटा आपकी इफेक्टिव वैल्यू, दैट इज आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। So our first question is the voltage of domestic AC is 220 volt. What does this represent? अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा दिखाई दे कि 220 वोल्ट की बैटरी और आपका 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, दैट मींस अगर मैं एक ऐसा एसी सोर्स बना दूं, दिस सिंबल ऑफ एसी सोर्स, एंड इसके ऊपर लिखा हो 220 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट कि ये इसकी क्या है, आरएमएस वैल्यू है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर? तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एसी सोर्स के ऊपर, जो भी लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी लिखी होती है और क्या लिखा होता है, वोल्टेज लिखी होती है, दैट वोल्टेज रिप्रेजेंट दी आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो आपके घर में जब कहते हैं कि 220 वोल्ट आ रही है, तो दैट 220 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। क्लियर? एक्चुअल में कुछ ज्यादा होती है उससे। ठीक है? So the correct answer will be root mean square voltage, that is RMS voltage. Clear? Next, the equation of an alternating current is V equal to 100 root 2 sine 100 pi t volt. The RMS value of an voltage and frequency will be respectively. So आपके पास जनरल इक्वेशन दे रखी है V equal to V naught sin omega t, इस तरीके से होती है। एंड अगर जनरल इक्वेशन होती है तो ये होती है इसकी पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू। सो RMS वैल्यू क्या हो जाएगी? What will be the RMS value? That will be equal to V naught by root 2. V naught by root 2 कैसे आती है बेटा, उसके लिए लेक्चर नोट्स में आपको डेरिवेशन कराई गई है कि वैल्यू कैसे आती है। ठीक है? सो RMS वैल्यू हो जाएगी V naught by root 2। ठीक है? V naught by root 2। किसी को अगर RMS निकालने में दिक्कत हो कि RMS कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करे, इसके नाम पर जाए, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है? रूट लो, पहले स्क्वायर, दिस स्टेप वन, यानी कि जो भी वोल्टेज आपको करंट दे रखा होगा उसका स्क्वायर करो, देन उसका क्या निकालो, मीन निकालो। मीन मतलब एवरेज निकालो। एंड किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो, लेट से कोई फंक्शन है टाइम टी का, एफ टी, इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इसके एवरेज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, जो भी टाइम इंटरवल, जो भी लिमिट होगी हमारी, उससे डिवाइड कर देंगे। दैट मींस यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 0 से t ले रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू होगी, दिस इज दी एवरेज, दिस इज दी एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। हमें क्या करना है, हमें पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज लेना है, एंड देन उसका रूट लेना है। क्लियर? देन उसका रूट लेना है। सो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाती है, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज लो, एंड फिर उसका क्या कर दो, अंडर रूट ले लो, तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, दैट वैल्यू इज द आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई रूट 2 आती है अगर ये इक्वेशन हो हमारे पास। सो यहाँ पर वी नॉट कितना है, वी नॉट इज 100 रूट 2, सो वी आरएमएस हो जाएगा कितना, 100 रूट 2 बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, ओमेगा आपको दे रखा है, ओमेगा कितना है, दैट इज 100 पाई टी, 100 पाई, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कि 100 पाई बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कर दो तो 5 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। क्लियर? कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? मस्त मजा। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द करंट शोन फॉर द टाइम पीरियड 0 टू t by 2 इज, तो 0 से लेके t by 2 में कितनी एवरेज वैल्यू है ये निकालनी है। बहुत ही आसान, जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा i को विद रिस्पेक्ट टू dt एंड डिवाइड कर दूंगा इसको टोटल टाइम से, जो भी टाइम होगा। अब यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है, 0 से t by 2, तो मुझे कहां तक डिवाइड चाहिए, मुझे 0 से लेकर t by 2 तक चाहिए, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, t by 2 का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 से लेके t by 2, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, t by 2। नाउ अब i dt का इंटीग्रेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन y dx, तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। आज हिंदी दिवस है तो एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया अंडर किसका, वाई एक्स कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, एक्स वाई कर्व के अंडर जो भी एरिया होगा दैट इज योर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो सेम वे आई डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी का, अगर इंटीग्रेशन आई डी टी करूंगा तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज एरिया अंडर आई टी कर्व, आई टी ग्राफ टिल t बाई टू, कहां तक, t बाई टू तक, डिवाइडेड बाई t बाई टू। तो कितना आ जाएगा, ट्राइंगल है तो हाफ, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका, दिस विल बी द बेस यानी कि t बाई टू, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट विल बी आई नॉट, सो आई नॉट डिवाइडेड बाई t बाई टू। तो t बाई से t बाई टू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई टू। क्लियर, क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई टू। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज पाई बाई 4 रेडियन। आपको फेज डिफरेंस दे रखा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज 50 हर्ट्ज, देन द फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू द टाइम डिफरेंस ऑफ। तो टाइम डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो आपको एंगल का फेज दे रखा है, एंगुलर फेज डिफरेंस दे रखा है, एंड आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पूछ आपसे क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो बेटा एंगल और टाइम में एक रिलेशन होता है, क्या, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यानी कि जब ऐसे घूम रहा होगा, एसी सोर्स है ना, एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका मतलब उसका कुछ एंगल चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। तो इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर, तो थीटा आपको गिवन है कितना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई। आपको टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा थीटा बाई ओमेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई बाई 4 इंटू 100 पाई। तो पाई से पाई कर दो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाई 400। 1 बाई 4 होता है 0.25 एंड 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स, या फिर 2.5 मिली सेकेंड। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू 100 रूट 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 6। The time taken by the current to reach the root mean square value from t equal to 0 is t dash, then the value of t dash is। तो यानी कि t equal to 0 से आपको RMS तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। सो इक्वेशन हमें पता है, दैट इज I इक्वल टू 10 रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। अब आरएमएस वैल्यू चाहिए, सो आई आरएमएस क्या होता है, जब भी साइन का फंक्शन होगा तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई नॉट बाई रूट टू। सो आई नॉट कितना है 10 रूट टू एंड बाई रूट टू मैक्सिमम वैल्यू यही है, दिस इज द पीक वैल्यू दैट इज आई नॉट। सो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली ये करंट जो है 10 एम्पियर कब हो जाएगा ये निकालना है। सो 10 will be equal to 10 root 2 sin 100 pi t plus pi by 6। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 by रूट 2 sin 100 pi t plus pi by 6। और साइन की वैल्यू 1 by रूट 2 कब होती है, जब साइन के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 शुड बी इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाले टर्म होगा सारा का सारा क्या होना चाहिए, रूट 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका पाई बाई 4 के बराबर होना चाहिए। सो 100 पाई टी विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 12, दिस विल कम आउट टू बी पाई बाई 12। तो यहां से टाइम आ जाएगा कितना, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1200 सेकेंड, 1 बाई 1200 सेकेंड।
तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, in the AC circuit the current is expressed as I equal to 100 sin 200 pi t. In this circuit the current rises from 0 to peak value in time. अब 0 से पीक वैल्यू कितनी देर में पहुंचेगा? पहले वाले केस में हमने क्या निकाला था? 0 से आरएमएस वैल्यू, और अब की बार पूछ रहा है क्या? 0 से पीक वैल्यू तक। सो I will be equal to 100 sin 200 pi और t, और I नॉट कितना है? I नॉट इज 100, पीक वैल्यू इज 100। सो हमें ये 100 कब होगा वही निकालना है, ये 100 कब होगा वही निकालना है। दिस इज इक्वल टू I, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 विल बी इक्वल टू 100 sin 200 पाई t। तो 100 से 100 कर दोगे कैंसिल, एंड से आ जाएगा क्या? 1 विल बी इक्वल टू sin 200 पाई t। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये किसके बराबर होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 क्या होता है? साइन पाई बाई 2 होता है 1 के बराबर। तो इसका मतलब 200 पाई टी शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा? 1/400 सेकेंड्स, 1/400 सेकेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट? 4 गुना हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड बाय स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन रजिस्टर। अगर मेरे पास एक 2 एम्पियर का करंट है एंड उसको एक रजिस्टर में पास करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ उसी रजिस्टर में मैं कितना एसी करंट पास करूं, कितना उसका पीक वैल्यू होनी चाहिए सच दैट कि मेरे को उसकी 4 गुना हीट मिले पर सेकेंड, 4 गुना हीट मिले। तो इसका मतलब H1 कितना है? H1 इज I स्क्वायर RT, कांस्टेंट करंट है, हीट आ रहा है, कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। क्लियर? तो दिस इज 4RT, दिस इज 4RT। यानी कि जब हमने कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर फ्लो कराया था एक रजिस्टर के थ्रू, ऐसे R रेजिस्टेंस इसके हमने क्या करा? 2 एम्पियर करंट पास किया, तो हमें कितनी हीट मिली? 4RT का हीट मिली। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस H1। सो अगर मैं यहाँ से H1/T निकालूं यानी कि पर सेकंड निकालूं तो कितना आएगा? H1/T विल बी इक्वल टू 4R, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है? हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड की बात कर रहा है, तो T को नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? H1/T इक्वल टू 4R। क्लियर? वैसे नहीं भी लाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर, बट लेकिन ले आओ तो अच्छी बात रही, क्योंकि क्वेश्चन सही हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही हो जाएगा। नाउ अब हमने सेम रेजिस्टेंस R इसके अंदर पास किया एक एसी सोर्स, एंड इसका एसी सोर्स को हमें पूछ रहा है क्या? इसकी पीक वैल्यू पूछ रहा है। बट आपको ये भी पता है कि एसी सोर्स जब पास करते हैं तो वी विल कंसिडर ओनली आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू कंसिडर करते हैं? उसकी आरएमएस वैल्यू। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहां से H2/T आ जाएगा कितना? आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि H2/T दिस इज 4 टाइम्स ऑफ H1/T। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा I RMS का स्क्वायर इंटू R, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4R। तो R से R हो जाएगा कैंसिल आउट, R से R हो जाएगा कैंसिल आउट। सो व्हाट यू विल गेट? सो यू विल गेट IRMS this is equal to 4√4 यानी कि 2 एम्पियर। क्लियर? कितना? 2 एम्पियर। क्लियर है? सो अगर ऐसा है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक बात सुनो, हमें क्या चाहिए? पीक वैल्यू चाहिए। सो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? I नॉट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू √2, IRMS इंटू √2। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू √2 यानी कि 2.8 एम्पियर, यानी कि 2 इंटू
1.4 यानी कि 2.8 एम्पियर। क्लियर? ऑप्शन है तो वैसे 1 एम्पियर ऑप्शन ए, बट शायद इसका आंसर जो आंसर की में दे रखा है दैट इज गिवन एज 5.6, दैट इज गिवन एज 5.6। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ओके बेटा, यहाँ पे हमने छोटी सी गलती करी है, यहाँ पे हमने छोटी सी गलती करी है। देखो यहाँ पे हमने जब लिखा है ये 4h1/t, तो h1/t की वैल्यू तो 4r है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा h2/t, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4r, 4 इंटू 4r, तो ये हो जाएगा 16r। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, तो यहां से आपके पास आ जाएगा IRMS का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 16, क्योंकि r से r हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। सो IRMS का स्क्वायर इंटू r, दिस विल बी इक्वल टू 16r, तो r से r कैंसिल, तो IRMS कितना आ गया, दिस इज √16 यानी कि 4 एम्पियर। तो IRMS आ रहा है 4 एम्पियर, सो I नॉट कितना हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा कितना बेटा, दिस विल बी इक्वल टू IRMS √2 यानी कि 4 √2, इसका मतलब 4 इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 5.6 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 5.6 एम्पियर। क्लियर? हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी थी बेटा, उसके लिए माफी, बट लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, if current I1 equal to 3 ampere sin omega t and I2 equal to 4 ampere sin cos omega t, then I3 is, तो I3 कितना होगा। अब यहां से आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I2 और यहां जा रहा है I3, तो आपका अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ KCL लगाए यहाँ पे, तो क्या होगा, जितना एंटरिंग करंट होगा उतना ही लीविंग करंट होगा। तो एंटर कितना करंट कर रहा है, I1 प्लस I2, एंड लीव कितना कर रहा है, I3। तो इसका मतलब यहां से आप लगाओगे क्या, I3 will be equal to I1 plus I2, I3 will be equal to I1 plus I2। सो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 is 3a sin omega t plus I2 will be equal to 4a cos omega t। अब ये सवाल हो सकता है शायद आपको आदित्य सर ने फेजर से सिखाया हो, किससे सिखाया हो, फेजर से सिखाया हो। तो बेटा फेजर से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, एंड बिना फेजर के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी आ सकता है। तो अब जैसे कहोगे मैं वैसे कर देता हूँ, एक बार मैं फेजर से भी कर देता हूँ और एक बार मैं आपको मैथमेटिक्स से भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर फेजर से करोगे तो देखो क्या आएगा, तो दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ओमेगा टी, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का। कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। सो यहां पर क्या है, यहां पर है 3, यहां पर है 4। क्लियर? तो रिजल्टेंट कहीं यहां पर आएगा, रिजल्टेंट कहीं यहां पर आएगा। लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5, कुछ एंगल बना रहा है 5। सो tan phi क्या हो जाएगा, tan phi विल बी इक्वल टू 4/3 यानी कि y/x होता है। सो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4/3, तो इसका मतलब phi कितना हो जाएगा, phi विल बी इक्वल टू 53 डिग्री, phi विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। नाउ अगर 53 डिग्री हो गया तो बेटा यहाँ पर जो हम इसका रिजल्टेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5। तो इसका मतलब जो I3 होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस कितने का है, 53 का, तो यानी कि 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा I3, ये हो जाएगा I3। क्लियर? तो I3 कैसे बनाया हम लोगों ने, हमने पहले फेजर ड्रॉ किया किसका, साइन ओमेगा टी का, एंड उसके साथ जो है cos ओमेगा टी जो है बेसिकली वो क्या होता है, π/2 के फेज डिफरेंस में होता है। तो हमने cos ओमेगा टी बना लिया इधर π/2 के फेज डिफरेंस पे। हॉरिजॉन्टल पे 3, वर्टिकल पे 4, तो इनके बीच में एंगल, अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट बीच में कहीं पर आएगा तो एंगल निकालने हैं तो क्या करेंगे, tan phi लगाएंगे। तो tan phi कितना हो गया, 4/3, तो 4/3 यानी कि y/x यानी कि
फाइव आ जाएगा कितना 53, तो 5 मिल गया। एंड रिजल्टेंट वैल्यू जो है करंट की वो हमने उससे निकाल ली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब I3 कितना हो गया 5 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। क्लियर। अब ये जो सवाल है ये हमने फेजर से किया। अब इसके अलावा भी एक मैथमेटिक्स हो सकती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस वाज मेथड 1, दिस वाज मेथड 1। एक गणित और होती है जो कि मेरे को हेल्पफुल लगती है क्योंकि उसको मैं कई जगह यूज कर सकता हूँ। मैं उसको एसएचएम में यूज कर सकता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में। मैं उसको वेव्स में यूज कर सकता हूँ, मैं उसको इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे को भी हेल्पफुल लगता है। तो देखो कैसे, तो मैं पहले उसकी पूरी डेरिवेशन बता देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t है, ऐसी कुछ वैल्यूज है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। एंड मेरा सवाल है क्या कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनाओ या फिर इनको कन्वर्ट करके क्या कर दो a की वैल्यू बना दो, इन दोनों को ऐड कर दो, बेसिकली a sin ओमेगा t और b cos ओमेगा t को ऐड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझना क्या कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। एक ही बात है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यानी कि 1 ही हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, एंड ये हो जाएगा y, दिस विल बी y। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ऊपर रह गया। नाउ अगर मैं एक ट्राइंगल अज्यूम करूं, अगर मैं एक ट्राइंगल अज्यूम करूं इस तरीके का, लेट से ये एंगल है फाई, ये है ए, ये है बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है ये ए हो ये बी हो, ये कोई एंगल बन रहा हो फाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये बताओ कि cos फाई कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ sin फाई क्या होगा, तो कहोगे सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि सर हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर दो बच्चों, तो क्या होगा y विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू cos फाई sin ओमेगा t प्लस sin फाई cos ओमेगा t। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगर ऐसा है तो एक इक्वेशन याद करो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर साइन ए प्लस बी है यानी कि साइन ए प्लस बी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा कहीं पढ़ा हो तो, इक्वेशन या आइडेंटिटी होती है। इसको जब सॉल्व करोगे तो मिलता है क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा ऐसा होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, ऐसी आइडेंटिटी होती है, दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना आपके पास डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको निकालना कभी आ जाए, अगर आपको रिजल्ट इसका याद ना रहे तो आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है, इसलिए आपको डेरिवेशन जरूरी है, अदरवाइज जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस उसको याद कर लोगे तो बहुत है। तो एक बात देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन बी कॉस ए। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर ओमेगा टी ए का काम कर रहा है, फाई जो है वो बी का काम कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ y विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू, जो बाहर हमारे पास था दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पे ओमेगा टी ए का काम कर रहा है फाई बी का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो यही यहाँ पे हमारे पास थी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। क्लियर, तो इसका मतलब y हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि बताओ बच्चों tan फाई की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये है b बाई ए के बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि y को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन
ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाई a, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन थी उसको यूज करते हैं, ठीक है। लर्न दिस, इसको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। देखो कैसे। अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू 3a साइन ओमेगा टी प्लस 4a कॉस ओमेगा टी। सो यहां से y क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, y हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पे क्या लिखा है, tan इनवर्स b बाई a, तो tan इनवर्स b कितना है 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3। सो ये हो जाएगी इक्वेशन। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 5। सो 5 साइन 5a साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3 कितना हो गया 53 डिग्री। तो आपको जैसे सहूलियत हो आप उस फॉर्मूले से, उस इक्वेशन से कर सकते हो। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आपको फेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेजर से आप करना चाहो तो फेजर से भी कर सकते हो, नो इश्यूज। फेजर भी आसान है और ये भी आसान है, तो जो आपको याद हो जाए वो कर लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का, द करेक्ट आंसर विल बी 5a साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला सवाल। An alternating current is given by I equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS value of the current is given by, तो RMS वैल्यू बतानी है इस करंट की। अब देखो आ गई ना वो इक्वेशन, I1 cos omega t plus I2 sin omega t, वही इक्वेशन जो अभी कर रहे थे, y equal to a sin omega t plus b cos omega t, वैसी इक्वेशन है। So I equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पे क्या आएगा, 5 की जगह पे आएगा tan इनवर्स I1 बाई I2। I1 बाई I2 क्यों लिखा, क्योंकि b किसका कोफिशिएंट था, b कोफिशिएंट था किसका, आपके b कोफिशिएंट था cos का। तो यहाँ पे cos का कोफिशिएंट क्या है, cos का कोफिशिएंट यहाँ पे I1 है, तो इसलिए I1 को ऊपर लिखा, I2 को नीचे लिखा है। तो tan इनवर्स I1 बाई I2, तो ये हो जाएगा आपका क्या इक्वेशन। अब RMS वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट इज दिस RMS वैल्यू, IRMS होता है क्या, IRMS होता है I नॉट यानी कि पीक वैल्यू बाई रूट 2। तो इस इक्वेशन की पीक वैल्यू क्या है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस, साइन की पीक वैल्यू होती है 1, साइन की पीक वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब आई मैक्स यानी कि आई नॉट जो है वो कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि IRMS जो है वो क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, एंड दिस इज IRMS, this is IRMS। clear। so this will be option C, that is under root I1 square plus I2 square by 2। clear। तो देख रहे हो इक्वेशन कितनी काम की है वो। नेक्स्ट, if instantaneous current in a circuit is given by I equal to 2 plus 3 sin omega t ampere, then the effective value RMS value निकालनी है। so RMS value है क्या, what is RMS value, RMS वैल्यू का मतलब है कि वो स्टेडी वैल्यू किसकी, एसी की, जो कि सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे। अगर एक डीसी उसके अंदर पास किया जाए, एक डीसी अगर एक करंट के एक रजिस्टर के अंदर पास किया जाए तो कोई हीट प्रोड्यूस होगी, एंड वो हीट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर एक ऑल्टरनेटिंग करंट उस रजिस्टर से पास किया जाता है तो फॉर अ गिवन टाइम, सेम टाइम के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कभी भी IRMS निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं करंट का स्क्वायर करूंगा, कर दिया, फिर उसका क्या करूंगा मीन, तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, dt से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर टोटल टाइम dt से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड फिर इसका क्या लेना पड़ेगा रूट, तब जाके बनेगा ये RMS, तब जाके बनेगा ये RMS। सो यहां पर क्या है 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी है, 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी है, तो मैं क्या करूंगा आई की जगह पे ये रखूंगा, फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा,
फिर टाइम से डिवाइड करूंगा, देन आई विल गेट द आंसर ऑफ दिस IRMS। तो इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट सुनो, a प्लस बी साइन ओमेगा टी या फिर a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, IRMS क्या रहेगा, IRMS विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, a square plus b square by 2. This will be the RMS value for this kind of circuit. तो यहाँ पर याद रहे, अभी तो इसने इक्वेशन डायरेक्टली दे दी 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी, कहीं कहीं पर वो ये भी कह सकता है कि एक डीसी वैल्यू को मैंने एसी वैल्यू के ऊपर क्या किया है, सुपर इम्पोज कराया है। एक एसी सोर्स था, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, डीसी को सुपर इम्पोज करा दिया। तो 2 क्या है, दिस इज कांस्टेंट ना, इसका टाइम का चेंज नहीं और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इस 2 इज अ AC, 2 is a DC source and 3 sin omega t is a AC source। तो इसका मतलब मैंने एक AC सोर्स के ऊपर क्या किया, DC को सुपर इम्पोज कराया है। तो ये लैंग्वेज भी हो सकती है, तो आपको लैंग्वेज पढ़ लेना क्या वो कह रहा है, समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे IRMS क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b की जगह हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, दिस विल कम आउट टू बी 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाई 2। तो ये हो जाएगा रूट 17 बाई 2। क्लियर, रूट 17 बाई 2। किसी को ये दिक्कत हो कि ये आया कैसे, तो बेटा उसके लिए क्या करना, उसके लिए यहाँ पर आप ये काम करना कि आप I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी, ये आप करंट की इक्वेशन मानना, और इस इक्वेशन को क्या करना, इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो स्क्वायर करके सब्स्टिट्यूट करोगे तो यानी कि I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, एंड उसका इंटीग्रेशन करोगे टाइम के साथ, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करोगे dt से, टाइम से, एंड फिर उसका लोगे रूट, जो भी रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा, दिस विल बी द रिजल्ट। क्लियर, रिजल्ट ये होगा, ठीक है। तो मेहनत आपकी मैं बचा रहा हूँ, मैं आपको रिजल्ट समझा रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। आपको रिजल्ट याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। So the correct answer will be option A, that is under root 17 by 2. Clear? चलिए next, the RMS value of the potential difference B is shown in the figure is। तो इस फिगर के अंदर जो आपको RMS वैल्यू बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां तक तो आपका जो ये है वो कांस्टेंट है, एंड उसके बाद क्या है, जीरो हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, जीरो हो गया, एंड फिर वापस से कांस्टेंट। तो अगर मैं जीरो से लेकर टी तक की बात करूं तो एक टाइम जीरो से लेकर टी बाई 2 तक तो कांस्टेंट है, एंड उसके बाद क्या है, जीरो हो गया, उसके बाद जीरो हो गया। अगेन आरएमएस निकाल रहे हो, तो आरएमएस कैसे निकालते हैं, पहले उसको स्क्वायर करोगे, सो वी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी, एंड फिर इसका क्या करोगे, रूट करोगे, फिर जाके इसका रूट करोगे। तो ये जो सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आरएमएस मिलेगा। अच्छा अब सुनो, अब ये जीरो से लेके टी बाई 2 तक कांस्टेंट है और फिर टी बाई 2 से टी तक कांस्टेंट है, अलग अलग है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट बदल देते हैं जीरो से लेके टी बाई 2 तक, एंड यहां पर मान लेते हैं वी डी टी, वी स्क्वायर डी टी प्लस प्लस इसके आगे क्या है, टी बाई 2 से लेके टी तक जीरो डी टी, एंड डिवाइडेड बाई टाइम टी, डिवाइडेड बाई टाइम टी, और इसका पूरे का रूट, इसके पूरे का रूट। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया जीरो, क्योंकि जीरो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, एंड कुछ भी डालोगे जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। अब बचा क्या, वी स्क्वायर बाई डी टी। अब जीरो से लेके टी बाई 2 तक वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज वी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, दिस विल बी वी नॉट का स्क्वायर, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, एंड लिमिट्स क्या है, जीरो से लेके टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम लिमिट कितना है, टी के बराबर। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर, तो लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, टी बाई 2 एंड बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर का रूट करोगे वी नॉट बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे रूट 2 बचेगा। सो दिस विल बी द योर आरएमएस वैल्यू फॉर सच काइंड ऑफ सर्किट। क्लियर, अगर इस तरीके से आपको करंट दे रखा होगा तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, वी नॉट बाई रूट 2। क्लियर, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका एकदम सही। तो आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं, इस बात पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करोगे, पहले जो भी चीज क्या है उसके स्क्वायर करोगे,
फिर टाइम के साथ उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर टोटल टाइम से डिवाइड करोगे एंड देन उसका रूट लोगे, तो जो भी आंसर मिलेगा दैट इज योर आरएमएस वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, a direct current of 5 ampere is superimposed on an alternating current I equal to 10 sin omega t flowing through a wire. The effective value of the resulting current will be. तो देखो अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई डीसी सोर्स सुपर इम्पोज करा दिया जाए किसके ऊपर, एक अल्टरनेटिंग सोर्स के ऊपर, तो क्या होगा? तो इक्वेशन बेसिकली वही हो गई बेटा, ये दैट इज I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। ऐसा ही कुछ कंडीशन हो गया। अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो गई तो आई आर एम एस कितना होगा? आई आर एम एस विल बी इक्वल टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। क्लियर? सो I1 कितना हो जाएगा 5, तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर प्लस I2 कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50 प्लस 100 बाई 2 यानी कि रूट 150 बाई 2 यानी कि 75, और 75 का रूट होता है 25 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा ये 5√3 एम्पियर। क्लियर? कितना हो जाएगा 5√3 एम्पियर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ डीपीपी नंबर 1 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है समाप्त। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।